Welcome student, I am Sarta Bhardwaj. Today we continue our topic, but today we don't continue any topic क्योंकि जनरली आपके एक्सपेक्टेशंस यही होंगी कि मेरी वर्डिंग नेक्स्ट यही आएगी कि आज हम दिस एंड दैट टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन आज कोई टॉपिक कंटिन्यू नहीं है क्योंकि जो ये मैं वीडियो बना रही हूँ वो किसी स्टडी मटेरियल या किसी क्लास से रिलेटेड नहीं है। आज हम एक जनरल टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी लेटेस्ट आजकल न्यूज़ में हाईलाइटेड न्यूज़ के अंदर चला हुआ है, और वो है भारत और चीन के संबंधों के बारे में। जनरली आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे, न्यूज़ के अंदर सुन भी रहे होंगे, चैनल्स पर आया हुआ है कि भारत और चीन के बीच में तनाव की स्थिति बनी हुई है, टकराव की स्थिति बनी हुई है। जो लोब्रान जनतांग वाले इलाके हैं वहाँ पर दोनों देशों ने अपनी सेना को तैनात कर दिया है, तो तनाव काफ़ी बढ़ा हुआ है। आज के ही न्यूज़ की अगर हम बात करें तो जो होंतो और जो गांगुसा बेस वाले इलाके हैं वहाँ पर चीन के जो लड़ाकू विमान है वो मंडराते हुए नजर आए हैं। अब जब भी दो देशों के बीच में इस तरह की स्थिति बनती है तो हम क्या सोचते हैं कि सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी है वो किसकी है? वहाँ उस देश की सेना की और सैनिक की, क्योंकि हम तो सैनिक हैं नहीं, तो इसका मतलब क्या है, हम चैन की नींद सो जाएंगे। लेकिन हम भारत के नागरिक हैं, भारतीय नागरिक होने के साथ हमारे कुछ कर्तव्य बनते हैं, हमारी कुछ जिम्मेदारियां बनती है। ठीक है, जो सैनिक है वो अपना काम करेगा, अगर उसको ऑर्डर मिलेगा तो वो गोलाबारी भी करेगा, विस्फोट भी करेगा, और उसके अकॉर्डिंग वो देश के लिए काम आएगा, अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगा। लेकिन हम भारतीय नागरिक हैं तो हमारे क्या क्या कर्तव्य बनते हैं, हम किस प्रकार से इस जंग के अंदर जो ये टकराव की स्थिति बनी हुई है तो हम किस प्रकार से अपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से हम अपना योगदान दे सकते हैं। अब जिम्मेदारी और योगदान से पहले मैं आप सबसे पूछना चाहूँगी कि कितने ऐसे व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं और उनके मोबाइल में टिकटॉक, हेलो ऐप, शेयर इट है, क्वाई ऐप है, स्वीट सेल्फी ऐप है, डी न्यूज़ है, इस तरह के कितनी ऐप्स हैं जो सारी की सारी चाइनीज़ हैं और हमने अपने मोबाइल्स के अंदर उन ऐप्स को डाउनलोड किया हुआ है। अभी रिसेंट का अगर कैलकुलेशन देखा जाए तो जो टिकटॉक ऐप है उसको डाउनलोड करने में जो इंडियन यंगस्टर हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। नियर अबाउट 468 मिलियंस डाउनलोड्स जो हैं वो इंडिया से हैं, और हम टॉप मोस्ट रैंकिंग के अंदर आते हैं टिकटॉक को यूज़ करने में। अब जितनी भी हम ये चाइनीज़ ऐप को यूज़ करते हैं या फिर चाइनीज़ सामान को खरीदते हैं, हमारा जितना भी पैसा है वो कहाँ पर चला जाता है? चीन के अंदर। उस पैसे को यूटिलाइज करके चीन क्या करता है? गोला बारूद खरीदता है, विस्फोट खरीदता है और हमारे ही सैनिकों पर दाग देगा। अब हम अपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हम सैनिक नहीं हैं, तो हम इतना तो कर ही सकते हैं कि अपने मोबाइल से इन ऐप्स को डिलीट कर सकते हैं। हम ये शपथ भी ले सकते हैं कि आने वाले 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में जो जितना भी कर सकता है उतने टाइम इंटरवल के अंदर हम चाइनीज सामान को खरीदना बंद कर देंगे और इन सारी ऐप्स को नियर अबाउट 1 वीक में ही क्या कर देंगे? डिलीट। मैं ये नहीं कहती कि आज वीडियो देखो और आज ही आप उसको डिलीट कर दो। आपको अगर सही लगता है, आप इस बात को जायज़ मानते हो कि हाँ हमें चाइनीज़ ऐप्स को सपोर्ट्स नहीं करना, अगर आप उसको सपोर्ट नहीं करना चाहते तो आपको ये ऐप्स क्या करनी चाहिए? अपने मोबाइल फ़ोन से डिलीट करनी चाहिए। अगर हम बात करें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की चीन के साथ, तो जो भारत इंपोर्ट करता है वहाँ से नियर अबाउट करता है 5.2 लाख करोड़ रुपीज़ के सामान को, और जो एक्सपोर्ट करता है यानी कि जो चीन को भेजता है वो नियर अबाउट है 1.2 लाख करोड़ रुपीज़ का। अगर हम इन दोनों का नेटवर्थ निकालें तो 4 लाख करोड़ रुपीज़ हमारे कहाँ चले जाते हैं? चीन के पास। फिर मैं वही बात कहूँगी कि उन्हीं पैसों को यूज़ करके जो चीन है वो गोला बारूद खरीदता है और हमारे ही सैनिकों के अगेंस्ट उसको क्या करता है? यूज़ करता है। तो भारतीय नागरिक का हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम चाइनीज़ गुड्स को, चाइनीज़ एप्लीकेशंस को, ऐप्स को आज से ही क्या बोल दें? ना। अब कुछ के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि भारत और चीन के बीच में ये तनाव की स्थिति बनी ही क्यों? आपने सुना होगा न्यूज़ के अंदर एक वर्ड यूज़ करते हैं, एक्साई चीन। जो अक्साई चीन वाला इलाका है वो कभी पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था। अब ये धीरे धीरे क्या किया, चीन ने उसको अपने कंट्रोल में लेना स्टार्ट किया। लद्दाख के अंदर LAC है, मींस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो भारत और चीन को क्या करती है? सेपरेट करती है। ऐसे ही हमारी एक लाइन है जिसको हम नाम देते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो किस किस के बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में।
अब इन दोनों लाइंस में काफ़ी डिफरेंस है। जो LAC है मीन्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वो कहीं पर भी मेजरमेंट के साथ नहीं है। मीन्स कहीं पर तो बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाती है और कहीं पर आकर बहुत ज़्यादा नैरो हो जाती है। और वहाँ पर कोई गश्त के रूल भी नहीं है। मीन्स कितने डिस्टेंस पर चीन के जो सैनिक हैं वो गश्त करेंगे या फिर भारतीय सैनिक कितने डिस्टेंस तक गश्त करेंगे। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, जो LAC है वो एक वास्तविक नियंत्रण रेखा तो है, लेकिन वो एक लाइन मात्र ही है। उसमें कोई एक डिस्टेंस कवरेज नहीं है कि यहाँ तक भारत का इलाका है और यहाँ से चीन का शुरू हो जाएगा। और भारतीय और जो चीन के जो सैनिक हैं या भारत और चीन के बीच में टकराव की जो शुरुआत हुई, उसके बीच में बहुत सारी रीजंस आती हैं। जैसे सबसे पहला हम मान सकते हैं कि जो लद्दाख में भारत द्वारा सड़क का निर्माण करना था, सबसे पहला कि जो भारत था उसने क्या किया, लद्दाख के अंदर सड़क निर्माण किया। जो दौलत बेग ओल्डी है वहां तक उन्होंने क्या बना दी, सड़क तैयार की। जो शोयक नदी है उस पर पुल का निर्माण किया। अब ये तीनों काम होने से क्या हुआ, जो भारत के सैनिक थे उन्होंने वहां पर अपने बेस कैंप बनाने स्टार्ट कर दिए, छावनियों का निर्माण हो गया और जिसकी वजह से वहां पर सेना की तैनाती हो गई। अब इस चीज का ऐतराज किसको था, चीन को। और इसी ऐतराज को लेकर चीन आज तक क्या कर रहा है, इस चीज को ऑब्जेक्ट कर रहा है और उनके बीच में क्या है, टकराव है। अब जैसे ही भारतीय सेना ने ये निर्माण किया, मीन्स लद्दाख में भारत ने जो सड़क का निर्माण किया या दौलता बेग में ओल्डी तक जो सड़क निर्माण हुआ, शोयका नदी पर जो पुल का निर्माण हुआ, उससे क्या हुआ कि जो भारत के सैनिक थे वो जब गश्त करते थे तो वो अपने गाड़ियों का प्रयोग करना स्टार्ट किया। अब उन्होंने क्या देखा कि जब पेट्रोलिंग की जाती है, गश्त की जाती है, तो चीनी सैनिक जहां तक गश्त करते हैं वो वहां पर एक मार्क कर देते हैं। मार्क करके और जब भी उच्च सैन्य अधिकारियों के साथ या कमांडर के साथ उनकी मीटिंग होती, बातचीत होती, तो वो उस इलाके को अपना घोषित कर देते हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो चीन था वो अपनी सीमा से आगे बढ़ता चला गया और उसने ऑक्यूपाई करना स्टार्ट कर दिया लद्दाख के इलाके को। तो जो मेन मुद्दा है टकराव का, वो मेन किस चीज से रिलेटेड हम कर सकते हैं, LAC से। मीन्स वो एक वास्तविक नियंत्रण रेखा ना होकर एक लाइन मात्र रह गई है। लेकिन अगर हम देखते हैं तो उसका डिस्टेंस भी काफ़ी लंबा है, 886 किलोमीटर तक लंबी है। और जैसा मैंने पहले ही बताया कि कहीं पर जो उसकी चौड़ाई है वो 4 से 5 किलोमीटर है और कहीं पर और भी ज़्यादा वो नैरो हो जाती है। और इसी कारण दोनों देशों के बीच में टकराव की स्थिति है। अगर हम इसमें विशेषज्ञों के मत के अकॉर्डिंग बात करें तो विशेषज्ञों का ये मानना है कि जो चीन है और जो चीन की 140 करोड़ की जनता है वो काफ़ी ज़्यादा अपने देश के प्रति डिवोटेड भी है, लेकिन वहाँ पर एक कमी है। जो वो 140 करोड़ लोग हैं वो वहाँ की तानाशाह सरकार से भी परेशान है, क्योंकि वो दिन रात वहाँ पर मेहनत करते हैं बंधुआ मजदूरों की तरह, और वो अपनी सारी एनर्जी को लगा देते हैं देश की GDP को बढ़ाने के लिए, देश की खुशहाली को बढ़ाने के लिए, और वो बिना किसी मानवाधिकारों के ये सारा काम करते हैं अपने देश को धनी बनाने के लिए। तो जो वहाँ की जनता है वो इस चीज को तो सहन ही नहीं कर सकती कि किसी भी सूरत में जो चाइनीज GDP है उसमें गिरावट आए या उसकी खुशहाली और उसके धन के अंदर कमी आए। तो जो वहाँ की तानाशाह सरकार है, कोरोना के संक्रमण के बाद उनको ये डर है कि कहीं हमारी GDP डिक्रीज कर जाए और जो हमारे 140 करोड़ की जनसंख्या है, जनता है, वो कभी विद्रोह या फिर क्रांति ना कर दे। वो अपने उस आंतरिक विद्रोह से काफ़ी डरता है और इसीलिए वो अपनी जनता के ध्यान को थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए, माइंड को डाइवर्ट करने के लिए दूसरे देशों के साथ क्या कर रहा है, दुश्मनी मोल ले रहा है। मीन्स भारत और जो चीन का विवाद है वो किस वजह से है, ताकि चीन अपनी जो इंटरनल रिवोल्यूशन है, मीन्स जो आंतरिक क्रांति है, उसको क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। क्योंकि अगर हम देखते हैं तो कोरोना प्रकोप के अंदर, संक्रमण के अंदर जो चीन के अंदर है वो 20% तक जो एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है, वो डिक्रीज हो गया। मीन्स हम ये कह सकते हैं 20% तक वहाँ पर जो बेरोजगारी है वो क्या है, इंक्रीज कर गई है। अब चीन की सरकार को ये डर है कि कहीं वहाँ पर विद्रोह हो जाए और तख्ता पलट ना हो जाए। मीन्स सरकार का तख्ता पलट होगा तो वो सरकार के लिए नुकसानदायक है, और वो इसी चीज़ को सोचते हुए अपने नागरिकों का ध्यान, माइंड डाइवर्ट कर रही है दूसरे देशों की तरफ, ताकि वो एकजुट रहें, और एकजुट रहेंगे तो वहाँ पर क्रांति की स्थिति नहीं आएगी। विशेषज्ञों का तो ये भी मानना है कि जो 1962 की जंग थी या फिर 2017 में डोकलामा वाला विवाद है वो भी इसी कारण हुआ, ताकि चीन अपनी जनता के आंतरिक विद्रोह को दबा सके।
तो मेरा यही मानना है कि हम इस समस्या से, भारत चीन विवाद से इसी तरह से निपट सकते हैं कि हम चीन और जो जितना भी चीनी सामान है उसका क्या कर दें, बायकॉट कर दें। हम उस चीज़ों का क्या कर दें, बहिष्कार कर दें और अपना स्वदेशी को अपनाएं। आजकल जो भारतीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक हमें स्वावलंबन या फिर आत्मनिर्भर बनने के लिए स्लोगन दिया, हमें कहा कि हम आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने। तो लोगों ने उसको भी मजाक में उड़ा दिया, बहुत सारे उस पर टिकटॉक पे वीडियोस बना के डाल दिए आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन को लेकर। लेकिन उन्होंने, किसी ने भी ये नहीं सोचा कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। उनका मेन मोटिव क्या है कि अगर हम स्वदेशी वस्तुओं को अपनाते हैं, स्वदेश में बनी हुई चीज़ों का प्रयोग करते हैं, तो जितना हम उन चीज़ों को यूज़ करेंगे तो भारत का जितना भी धन है वो भारत के अंदर रहेगा और भारत की जीडीपी को इंक्रीज़ करेगा, भारत के अंदर उसकी खुशहाली को बढ़ाएगा। लेकिन लोग तो क्या हैं, हर एक चीज़ को मजाक में उड़ा देते हैं। अगर हम चाइनीज़ चीज़ों का बायकॉट करें या हम उनका बहिष्कार करें तो 130 करोड़ भारतीय हैं और 3 करोड़ ऐसे भारतीय हैं जो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर रहते हैं। तो अगर हम सब मिलकर बायकॉट करें, बहिष्कार करें और एक मुहिम की तरह इसको चला दें तो आने वाले समय में हम अपने देश को खुशहाल बना सकते हैं और इस तरह से बायकॉट करके हम चीन को एक मुंह तोड़ जवाब भी दे सकते हैं। मैं मानती हूँ कि आप सबको इस चीज़ में सहयोग करना चाहिए और जितना हो सके अपने देश में बनी हुई चीज़ों को खरीदना चाहिए और स्वदेशी को अपनाते हुए अपने देश को खुशहाल करना चाहिए। मेरा इतना ही आपसे कहना था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।